ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए, तो पिछले पाठ में हम लोग विकारार्थक प्रकरण को देख रहे थे। समय की कमी के कारण हम लोग ज़्यादा पाठ तो नहीं कर पाए, 2-3 सूत्र ही कर पाए। तो चलिए थोड़ा सिंहावलोकन करके, विहंगावलोकन करके उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। तो पिछले पाठ में हम लोगों ने तस्य विकारः आदि सूत्रों को देखा। तो तस्य विकार अर्थ में प्रत्यय करने वाले सूत्र है ना। तो विकारार्थक ये सब प्रत्यय होंगे। तो विकारार्थक प्रत्ययाः, यही प्रकरण का नाम रख दिए, अथ विकारार्थकाः। चलिए, अब उसमें सबसे पहला सूत्र आया तस्य विकारः। तो अर्थ और उदाहरण सब कर ही लिए थे, बस एक बार दोहरा लीजिए। षष्ठ्यन्तात् प्रातिपदिकात् विकारः इति अर्थे अणवास्यात्। आया कि नहीं आया? और कोई अपवाद पहले कहे गए हैं वैसे अपवाद प्रत्यय कोई होंगे, चाहे आगे कहे जाने वाले होंगे, तो वो अपवाद प्रत्यय भी यथाविहित हो जाएंगे। और यदि कोई नहीं है तो सामान्य रूप से अण प्रत्यय ये सूत्र कर देगा। चलिए, तो तस्य विकारः, इसका ऐसे अर्थ हम लोग कर ही लिए थे, उदाहरण भी देख लिए थे। अश्मनः विकारः है ना, पत्थर का विकार, जो चूर्ण आदि होते हैं, चाहे पात्र आदि पत्थर के बनाए जाते हैं, तो उसको कह देंगे अश्मनः विकारः। आया कि नहीं आया? तो अश्मन घस और विकार अर्थ में कौन? तस्य विकार से अण प्रत्यय कर लिया है कि नहीं है? तो अण प्रत्यय करके, प्रातिपदिक संज्ञा करके, शुभलुक करके, उसके बाद यहाँ पर ये अण को तद्धित प्रत्यय परे रहते नान्तस्य भस्य टेर लोपः तद्धिते परे ये तदर्थक जो सूत्र है नस्तद्धिते, उस सूत्र के द्वारा टिलोप होने जा रहा था। लेकिन वहीं पर प्रकृति भाव करने वाला सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं अपत्याधिकार में, अन कि अण परे रहते अन को प्रकृति भाव होता है। तो यहाँ अण पर में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अन को प्रकृति भाव हो जाएगा। तो टिलोप नहीं हो रहा था, तो टिलोप करने के लिए फिर वही वार्तिक बनाया गया। अश्मनो विकारे टिलोपो वक्तव्य, कि विकारार्थक यदि अण पर में होगा तो वहाँ पर अस्मन शब्द को, है कि नहीं है, अस्मन शब्द का टिक भाग का लोप होता है, कहना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? अन से प्राप्त जो प्रकृति भाव था उसका ये अपवाद बन जाएगा। आया कि नहीं आया? कौन? ये वार्तिक अस्मनो विकारे टिलोपो वक्तव्य। लगा कि नहीं लगा? वार्तिक को ध्यान में रखिएगा कि अस्मन शब्द, और एक बात ध्यान रखिएगा, अस्मन शब्द भी कैसा अस्मन शब्द? जो पत्थर का वाची है ना, पत्थर के लिए ही प्रसिद्ध ये जो अस्मन शब्द है उसी का यहाँ ग्रहण किया। आगे जाके अभी बताएंगे, आज के पाठ में आएगा। एक कोई पुरुष विशेष का वाची अस्मन शब्द रहेगा तो उसमें अस्मन शब्द प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन उस अर्थ को भी बताता है कि नहीं? महाभारत आदि में कहीं प्रयोग आया है, तो उसका यहाँ ग्रहण नहीं करना है वार्तिक में। पत्थर का वाची, जो पत्थर के लिए प्रसिद्ध जो अस्मन शब्द है, उसके टी भाग का लोप कहना चाहिए, विकारार्थक प्रत्यय परे रहते। तो चलिए, तो अण प्रत्यय विकारार्थक परे रहते, यहाँ पर अस्मन के टी भाग का भैया लोप कर दो। तो अश्म आदि अच को वृद्धि करनी है और मिला देना आश्म, हाँ यही तो बनाए थे। आया कि नहीं आया? ऐसे ही और 2 उदाहरण भी बना दिए थे, अब पूरा उदाहरण बनाने की जरूरत नहीं है। भस्मनः विकारः भास्मनः, मृत्तिकायाः विकारः मार्तिकः, ये सब तस्य विकारः के उदाहरण हो गए। ठीक, इसके बाद एक सूत्र और आया, उसको भी हमने देखा। कौन? अवयवे च प्राणियोषधि वृक्षेभ्यः, कि प्राणी वाचक, औषधि वाचक और वृक्ष वाचक षष्ठ्यंत प्रातिपदिक से किस अर्थ में? तो अवयव अर्थ में और चकार ग्रहण किया था तो विकार अर्थ, इन दोनों अर्थों में क्या होता है? अरे अण प्रत्यय विकल्प से होता है। आया कि नहीं आया? तो यही तो कर लिए थे ये सूत्र भी। और एक बात आपको साथ में ये भी बताई कि ये सूत्र
विधि सूत्र होने के साथ साथ अधिकार भी इसके आगे अनुवृत्ति भी जाती है। तो कहाँ तक जाती है? तो 4-3-135 से लेकर के ये तीसरा पाद, चौथे अध्याय का तीसरा पाद परिसमाप्त होता है, जहाँ पर है ना वो सूत्र वगैरह आप देख लीजिएगा कितने सूत्र आते हैं इसके, तो वो सब में ये जाएगा। तो ये क्या कहेगा कि आगे भी जो प्रत्यय होंगे इसके आगे वाले सूत्रों के द्वारा, तो ये जाके क्या बताएगा वहाँ पर कि भैया प्राणीवाचक, औषधिवाचक, चाहे वृक्षवाचक है ना, इन तीनों में से किसी का वाचक यदि प्रातिपदिक हो षष्ठ्यंत, तो उससे तो विकार और अवयव दोनों अर्थों में करना। लेकिन इससे अन्य का वाचक यदि हो, है कि नहीं है, इससे अन्य का वाचक हो यदि कोई, तो उससे क्या करना है आप? केवल और केवल विकार अर्थ में ही करना, क्योंकि विकार तो आ ही रहा है। लेकिन इन तीनों का वाचक यदि हो तो फिर दोनों अर्थों में कर लेना, ये आगे भी कहेगा। आया कि ना? और विधि सूत्र है तो अपने देश में भी रह करके वो काम करेगा, तो उसके उदाहरण भी दे दिए। मयूरस्य अवयवः विकारो वा मायूरः। मयूर, यहाँ मयूर प्रातिपदिक कैसा था? प्राणीवाचक था ना, मोर का वाचक प्राणीवाचक है, तो यहाँ पर उसका उससे षष्ठ्यंत से अवयव चाहे विकार अर्थ में क्या कर लिए? अण प्रत्यय करके मायूरः बना लिए। ऐसे ही औषधि का वाचक प्रातिपदिक मूर्वा आया था, तो उससे भी दोनों अर्थों में कर लिया। मूर्वायाः विकारः अवयवः वा, मूर्वा नाम की औषधि विशेष है, उसका अवयव, उसके डंठल आदि, चाहे उसका विकार, उसका पेस्ट आदि, तो उसको भी क्या कर देंगे? मौर्वम अण प्रत्यय कर देंगे। तो वही लिख दिए थे, मौर्वम कांडम भस्म वा। भस्म को भी कह सकते हैं, चाहे कांड को भी कह सकते हैं। तो कांड का अर्थ कब होगा? जब अवयव अर्थ में करेंगे भैया उसका डंठल, तो मुर्वा का अवयव जब करेंगे तब कांड अर्थ हो जाएगा, और मुर्वा का विकार करेंगे तो भस्म, उसका जो पेस्ट वगैरह चूर्ण बनाया जाता है दवाई के लिए, तो उसको कह देंगे, तब वो विकार अर्थ में करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए ये बन जाएगा। और पैप्पलम भी ऐसे ही कर लेना, ये वृक्ष का वाचक है। पिप्पलस्य अवयवः विकारः वा। अब ये सब कर लेंगे आप, तो ये बन जाएगा पैप्पलम। तो ये तीनों उदाहरण इसके दे दिए। ठीक है ना? और भी होंगे प्राणीवाचक, औषधिवाचक, तो वृक्षवाचक से क्या हो जाएगा? अण प्रत्यय विकार और अवयव अर्थ में विकल्प से हो जाएगा। और आगे इसका अधिकार जाएगा, ये बता ही चुके हैं। चलिए फिर उसके बाद आगे सूत्र आया 4-3-143, तो वही आ जाएगा ना, उसके अधिकार में ही आ जाएगा। अवयवे च प्राणियों सति वृक्षेभ्यः। तो इसके बाद में ये 5 समाप्ति तक सब जगह ध्यान रखना है, विग्रह करते समय बिल्कुल ध्यान रखना। यदि प्राणियादि वाचक, प्राणियादि तीनों में से किसी का भी वाचक यदि प्रातिपदिक होगा, तो वहाँ दोनों अर्थों में कर सकते हैं। और यदि इससे भिन्न अर्थ का, भिन्न का वाचक होगा, तीनों का वाचक नहीं होगा, तो वहाँ पर आप किस अर्थ में? केवल विकार अर्थ में ही प्रत्यय करेंगे, जितने भी प्रत्यय आएंगे। तो चलिए इसमें भी ये सब आ जाएगा, तो ध्यान रहेगा, विग्रह वाक्य करते समय ध्यान रखिएगा, है ना। लोग मन माने जैसे आता वैसे अवयवः विकारो वा दोनों बोल के कर देते हैं, ऐसे नहीं चलता है। देखना पड़ता है भाई प्राणीवाचक है कि औषधिवाचक है कि वृक्षवाचक है। यदि होगा तभी दोनों अर्थों में होगा, वरना तो खाली विकार में ही होगा। चलिए इसके बाद कौन आया सूत्र? वही पढ़ो, मयड वैतयोर भाषायाम भक्ष्याच्छादनयोः हो। तो इसका अर्थ भी हम लोग पिछले पाठ में कर लिए थे, उदाहरण नहीं देखे थे, तो एक बार अर्थ बोल लो इसका। क्या कर लोगे कि भैया प्रकृति मात्रात मयट वास्यात विकारावयवयोः हो। प्रकृति मात्र से मयट प्रत्यय विकल्प से होता है। किस अर्थ में? तो विकारावयवयोः हो। सूत्र में एतयोः कहा था ना, मयड वा एतयोः, तो एतयोः से विकारावयवयोः, विकार और अवयव दोनों अर्थों में हो जाएगा। अच्छा एक बात प्रश्न आएगा, इधर ध्यान दीजिए, पिछले पाठ में हम लोग विचार नहीं किए थे कि अभी अभी आपने बताया कि अवयवे च प्राणियों सति वृक्षेभ्यः, ये सूत्र अधिकार सूत्र है, तो इसकी अनुवृत्ति इसमें आएगी ही। तो ये सूत्र आकर के बताएगा ही कि भाई ये प्राणियादि तीनों का वाचक हो तो विकार और अवयव अर्थ में प्रत्यय होगा, ये तो बताने वाला है। तो विकारावयवयो हो, ये अर्थ का लाभ तो अनुवृत्ति से ही हो जा रहा है, तो सूत्र में एतयोः ग्रहण की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? अरे जब आ ही जा रही ना अनुवृत्ति, अवयवे विकारे चो, दोनों की अनुवृत्ति आ रही है, तो दोनों अर्थों में जब हो ही जाएगा तो फिर एतयोः कि विकारावयवयोः मयट वा, ये कहने की क्या जरूरत है? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ पर आप देखेंगे टीका टिप्पणियों में बाल मनोरमा आदि में
तो वहाँ पर बताए हैं आचार्य लोग कि भाई ये तो यो ग्रहण करने से क्या लाभ होगा कि विकार और अवयव अर्थ में मयट विकल्प से होता है, ये बताना चाह रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि भाई आगे जो इसके विशेष सूत्र और आएंगे, है ना, मान लीजिए मयट के अपवाद सूत्र और आएंगे आगे, बिलवादी व्योण चाहे पहले भी कहे गए जो अपवाद सूत्र है इस मयट के, तो वो अपवाद सूत्र हो, अपवाद प्रत्यय होने के बावजूद ये मयट प्रत्यय होगा, पक्ष में ये मयट प्रत्यय हो विकार और अवयव अर्थ में, इसलिए यहाँ पर ये तयोः ग्रहण किया है। आया कि नहीं कि विकार और अवयव अर्थ में मयट होगा, विकल्प से होगा ही। आया कि नहीं आया? तो चाहे अपवाद, वरना तो अपवाद आ जाता है तो क्या करता है वो सामान्य प्रत्यय का बाध कर देता है ना, जैसे तस्य विकार से सामान्य अण प्राप्त है, कोई विकार आता है वो कोई अपवाद प्रत्यय आता है तो अण का बाध करके लग जाता है कि नहीं लग जाता है। वैसे ही इस मयट का अपवाद कोई आएगा तो वहाँ पर ये मयट को बांध लेगा कि नहीं ले बांध लेगा, तो वहाँ पर भी पक्ष में वो अपवाद प्रत्यय तो होगा होने के लिए, लेकिन वहाँ भी पक्ष में ये मयट प्रत्यय हो विकार और अवयव अर्थ में, इस बात को बताने के लिए ये तो यो ग्रहण किया है। देखेंगे बाल मनोरमा में तो वहाँ पंक्ति मिलेगी, इस चीज़ को विचार किया है। देखो इधर बाल मनोरमा में निकालेंगे ना मयट वही तो यो हो, तो वहीं पर मूल में बाल मनोरमा में लिखा है कि अधिकारादेव विकारावयवयो हो इति सिद्धे। अरे अधिकार आने से है ना, ऊपर से अनुवृत्ति आ ही रही है, तो उसी से विकारावयवयो हो इति सिद्धे है। एतयो हो इति वचनम, एतयो हो ये जो पद का ग्रहण किए हैं वो किस लिए है, तो उक्त वक्ष्यमाणापवाद विषयेष्वपि पक्ष मयडर्थम इति भाष्ये स्थितम, ऐसा भाष्यकार ने कहा। क्या कहा है कि उक्त चाहे वक्ष्यमाण अपवाद जो आएंगे मयट के, पहले कहे गए मयट के अपवाद, चाहे आगे वक्ष्यमाण कोई मयट के अपवाद आएंगे तो उन अपवाद के विषय में भी पक्ष में मयट हो, इसके लिए यहाँ पर ये तो यो ग्रहण किया है। तो विकार और अवयव अर्थ में मयट होगा, ये कहने से ये न लाभ हो गया कि भैया विकार और अपवाद कोई आ भी जाए तो भी विकार और अवयव अर्थ में क्या हो जाएगा, अरे मयट प्रत्यय हो जाएगा। लगा कि नहीं लगा? तो बस यही बात को आपको ध्यान रखनी है। तो अब क्या निकल गया, कोई भी प्रकृति, क्योंकि अपवाद कोई भी आएगा तो इससे मयट होना है, तो इसीलिए यहाँ पर वृत्ति में लिख दिया प्रकृति मात्रा। ये जो प्रकृति मात्रा लिख रहे हैं ना उसका रहस्य यही है ना। अरे वही तो लिखे थे कि तेन वो सब करके इति अभिप्रेत्य आह प्रकृति मात्रा, यही ये तो योग को ध्यान में रख करके, क्योंकि अपवाद के विषय में भी इसको लगना है, मयट करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हमेशा वो मतलब हर प्रकृति से होना है, सब प्रातिपदिकों से होना है, तो इसी के कारण लिख दी है प्रकृति मात्रा, मतलब सभी प्रकृतियों से प्रातिपदिकों से क्या होता है, मयट विकल्प से होता है विकार और अवयव अर्थ में। आया कि नहीं? अब जाने रहिएगा कि प्राणी आदि तीनों का वाचक यदि कोई होगा प्रातिपदिक तो दोनों अर्थों में होगा, उससे भिन्न होगा तो केवल विकार अर्थ में होगा। वो तो आ ही रहा है तो बना ही लेंगे। चलो हो गया कि नहीं हो गया? और सूत्र में और दो अंश पढ़े थे, भाषायाम मतलब लोके, लोक में होगा, वैदिक में वेद में नहीं होगा, ये भी बता दिए थे। और अभक्ष्याच्छादन यो हो, इसको ध्यान में रखना, इसको यदि छोड़ दोगे तो गच्चा खा जाओगे। अरे ये जो पदार्थ भक्ष्य चाहे आच्छादन, ये गम्य अर्थ गम्यमान नहीं होना चाहिए। आया कि नहीं आया? मतलब जो रूप बनेगा प्रत्यय करके मयट करके, तो उसके द्वारा भक्ष्य मतलब खाने वाला पदार्थ गम्यमान नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? आच्छादन है ना, जिसके द्वारा ढका जाए, पर्दा चद्दर आदि जो होता है ना, चादर आदि, तो वो उसका वो अर्थ गम्यमान नहीं होना चाहिए, तभी हो पाएगा। यदि ऐसा होगा तो फिर मयट नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, वृत्ति में नहीं लिखे हैं लेकिन सूत्र में जो पद पड़ा है उसको तो जोड़ेंगे ना, अभक्ष्याच्छादन यो हो, और भाषाया में तो कर लेंगे। चलिए तो ये बन गया। अब उदाहरण देखा जाए तो समझ में आए, पिछले पाठ में यहाँ तक हुआ था, अब आगे चले। अश्ममयम ये बना दिए तो कर लो। अश्मन विकार अवयव वा, ये कर लो। अश्मन का विकार अथवा अवयव। आया कि नहीं आया? है ना। आप कहेंगे गुरु जी ये अश्मन तो पत्थर का वाची है, तो प्राणी आदि तीनों में से किसी का वाचक नहीं है ना, ये पत्थर तो प्राणी भी नहीं होता, औषधि भी नहीं है और वृक्ष भी नहीं है, तो कैसे दोनों तरह का विग्रह बोल दिए आप? ऐसा प्रश्न आप करेंगे कि नहीं करेंगे?
कि भाई अस्मनः विकारः अवयवः वा, ऐसा विग्रह क्यों कर दिए, कैसे कर दिए, ये प्रश्न करेंगे ना। तो ध्यान रखिएगा, ये असमन यहाँ पर हम जो ले रहे हैं वो पत्थर का वाची असमन नहीं ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं, असमन करके पुरुष विशेष का वाची जो असमन शब्द है उसको ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा, क्या, जो पुरुष विशेष का वाचक जो असमन शब्द है उसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अरे ले रहे हैं। तो असमन नाम का कहाँ आया, तो महाभारत में शांति पर्व में कहते हैं कि वहाँ पर असमन नाम के किसी पुरुष की चर्चा है, तो उसी पुरुष को लेना है, तो प्राणीवाचक हो जाएगा ना। अरे जब पुरुष को बता रहा है तो प्राणीवाचक हो गया, तो अब यहाँ पर दोनों अर्थों में कर सकते हैं, तो वही कर ले, इसलिए दोनों अर्थ बोले। असमनः विकारो अवयवो वा, है ना, कि असमन मतलब असमन पुरुष विशेष, पुरुष का अवयव, उसके हाथ पैर आदि अथवा उसका विकार मांस आदि, उसका जो भी विकार है उसको भी कह देंगे, तो उसके लिए बन जाएगा अस्ममयम। तो कैसे बनेगा, तो करो असमन गस, है ना, और अवयव चाहे विकार अर्थ में कर लिया जाए, कौन प्रत्यय, मयट प्रत्यय कर लिया जाए, है ना, विकल्प से। तो चलो मयट कर लिया जाए, मयट का क्या रहेगा, मय रहेगा, और ये मय जो है इंटरनिश्चित कुछ है नहीं, तो आदि अच की वृद्धि का निमित्त नहीं है, और मयट पर रहते इसकी भ संज्ञा भी नहीं होगी ना, किसकी, असमन की, अरे नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि अरे यकार आदि अजादि नहीं है ना, तो कहाँ से भ संज्ञा होगी भाई, तो वो टी लोक की ये सब प्राप्त भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब विचार नहीं करना, क्या करना है, अरे मयट पर रहते पद संज्ञा हो जाएगी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से, तो क्या कर लिया जाए, अरे भाई न लोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप कर दिया जाए, है ना, तो क्या बन जाएगा अस्ममय, और नपुंसक लिंग में अस्ममयम, है ना, कि वो असमन नाम का जो पुरुष विशेष है उसका अवयव हाथ पैर आदि, चाहे उसका विकार मांस आदि, तो अस्ममयम, यही तो बन जाएगा अस्ममयम। लगा कि नहीं लगा, तो यही किए है, सरल ही है, ठीक है ना। मयट प्रत्यय में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं हो, बस मयट रहता है, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप और पद संज्ञा हो जाएगी तो नकार का लोप कर दिए, अस्ममयम मिला दिए। चलो अब जब ये नहीं होगा, मयट विकल्प से कहा था, तो पक्ष में दूसरा प्रत्यय भी हो जाएगा भैया, तो असमनः विकारः अवयवः वा, विग्रह तो यही करेंगे, असमन घस और कौन प्रत्यय कर लिया जाए पक्ष में, तो कोई नहीं, अवयवे च प्राणियों सदी वृक्षेभ्य, इस सूत्र से अण कर लिया जाए, क्योंकि प्राणीवाचक है ना, तो अवयव चाहे विकार अर्थ में क्या कर लिया जाए, अण कर लिया जाए, अण का अ रहेगा। अब क्या कर लिया जाए, प्रातिपदिक संज्ञा कर दे और घस का लुक कर दे, तो असमन अ ये बन जाएगा। अब क्या किया जाए, यस अपरे रहते यहाँ पर क्या हो जाएगी, इधर असमन की तो भ संज्ञा हो जाएगी, तो वही लगा क्रम से कौन लगेगा, अरे नस्त तद्धिते से टीलोप प्राप्त है ना, नान्तस्य भस्य टेरलोप तद्धिते परे, तो टीलोप प्राप्त है, लेकिन अन आके क्या कर देगा कि भैया अण प्रत्यय परे रहते अन को क्या कर दो, प्रकृति भाव कर दो, तो प्रकृति भाव कर देंगे तो अब लोप नहीं होगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि वो वार्तिक लगाइए, अस्मनो विकारे टीलोप वक्तव्य, विकारार्थ कौन परे रहते भैया अस्मन की टीलोप कर दो, है ना। अवयव अर्थ में तो चलो करेंगे तो नहीं होगा, उस वार्तिक से भी नहीं होगा, लेकिन विकार अर्थ में तो कर दो, हम तो दोनों अर्थों में बारी बारी से करे, तो विकार अर्थ में कर दो। तो हमने आपको वही वार्तिक अभी अभी शुरुआत में ही बताया, आवर्तन करते समय पूर्व पाठ का क्या बताया कि असमन करके पत्थर का वाची जो प्रसिद्ध असमन शब्द है उसी का वार्तिक में ग्रहण है, बताए थे ना। तो ये जो पुरुष विशेष का वाचक जो ये असमन है उसका वहाँ ग्रहण नहीं है, तो वार्तिक टीलोप नहीं करेगा। तो अनुसूत्र से लास्ट में प्रकृति भाव हुआ तो लोप नहीं करना है, टी भाग का ध्यान रहेगा, है ना। तभी ना देखो ना आसमनम बनाया, अरे कुछ नहीं, फिर आदि अच को वृद्धि आ कर दिए आसमन, और नपुंसक लिंग में आसमनम बना दिए, अरे अन के द्वारा प्रकृति भाव हुआ तभी ना किए है, यही आपको बताए, टीलोप की भ्रांति नहीं करना। अवयव अर्थ में जब करेंगे अण प्रत्यय तब तो होगा ही नहीं, वार्तिक से प्राप्त ही नहीं है, लेकिन विकारार्थ कौन करेंगे तो वहाँ ये आप वार्तिक की संभावना उठा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको बता दिया असमन करके व्याख्याकारों को आचार्यों को क्या अभिष्ट है, अरे प्रसिद्ध पत्थर का वाची जो प्रसिद्ध शब्द है उसी का ग्रहण करना है, तो टीलोप नहीं होगा, प्रकृति भाव हो जाएगा, आसमनम यही बनाए। तो देखो कितना सरल है, कुछ नहीं है, असमन पुरुष विशेष का
अस्मन नाम का जो पुरुष विशेष है महाभारत का, उसका अवयव अथवा विकार, अस्ममयम आसमनम दोनों बन जाएगा। अच्छा, पत्थर का वाची अस्मन होता तो क्या होता? तो वहाँ पर भी तो मयट हो जाएगा, तो हो जाएगा। अरे प्रकृति मात्र से मयट कह रहा है ना, तो हो जाएगा। तो वहाँ लेकिन विग्रह करते समय ध्यान रखेंगे, क्योंकि पत्थर का वाची जब रहेगा तो अवयव अर्थ में नहीं न हो पाएगा, क्योंकि न प्राणीवाचक, न औषधिवाचक, न वृक्षवाचक है, तो वो अवयव अर्थ में नहीं होगा। तो विग्रह खाली विकार वाला ही बोलेंगे, अस्मनः विकार आया कि नहीं? तो मयट कर देंगे तो अस्ममयम। अरे कुछ नहीं भाई, न का लोप ही तो करना है, न लोप से अस्ममयम, मयट में यही बन जाएगा कि पत्थर का विकार, आया कि नहीं? और पक्ष में जब मयट नहीं होगा तब कौन लग जाएगा? तो अवयव वेचो तो लगे ना, तस्य विकार से जो हम किए थे वही कर लेना, वहाँ टिलो विवार्तिक से कर लेना। तो आस्म, हाँ, यदि पत्थर का वाची अस्मन रहेगा तो दो रूप बन जाएंगे, है ना? आस्मनम, क्षम्यताम, अस्ममयम, आस्म, हाँ, ये दो बन जाएंगे। ठीक हुआ? चलिए, तो ये बना लिए, ठीक हुआ? तो ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं करिएगा कि खाली पुरुष विशेष का वाचक होगा तभी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पत्थर का वाची होगा तब भी हो जाएगा, लेकिन रूप बनाने में थोड़ी सावधानी रखिएगा और विग्रह में भी सावधानी रखिएगा, है ना? चलिए, फिर क्या लिख रहे हैं? अब पदकृत्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि भैया अभक्ष्य इत्यादि किम, कि ये जो आपने अभक्ष्याच्छादन हो ये कहा है, तो ये क्यों कहा? नहीं कह दो कि भैया प्रकृति मात्र से मयट विकल्प से होता है विकार अवयव अर्थ में, यही कह दो। तो कहा कि नहीं, कोई भक्ष्य पदार्थ होगा, चाहे आच्छादन जिसके द्वारा ढका जाए ऐसा कोई पदार्थ होगा तो वहाँ पर नहीं होगा। जैसे क्या दे रहे? मौदगह सुपह, मौदगह बनाया तो मुदगस्य विकार, मुदग का विकार। अरे मूंग की दाल आदि बनाते हैं ना, तो मूंग का ही तो विकार होता है। तो उसी दाल को देखो, सूप, सूप मतलब दाल, तो उसको कह देंगे तो करो मुदगस्य विकार, तो मूंग का विकार, तो क्या होता है? उससे बनी जो दाल आदि है तो उसी का विकार है। तो मुदग गस, और विकार अर्थ में करना है, क्या करना है? विकार अर्थ में प्रत्यय करना है। तो मयट होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि वो जो रूप बनेगा प्रत्यय करके, तो वो जो पदार्थ हो रहा है, कौन हो रहा है? अरे मुद्गों का विकार दाल आदि ना, चाहे उसकी खिचड़ी जो भी बनाते हैं, तो खाने वाला भक्ष्य पदार्थ है ना, तो भक्ष्य पदार्थ ही गम्यमान हो रहा है, खाया जाने वाला पदार्थ गम्यमान हो रहा है, तो वहाँ पर मयट नहीं होगा। अभक्ष्याच्छादन हो, भक्ष्य अर्थ गम्यमान नहीं होना चाहिए। तो चलो यहाँ पर तो भक्ष्य पदार्थ गम्यमान हो रहा है, इसलिए मयट नहीं होगा। तो मयट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा भैया? अण कर लेंगे। किससे कर लेंगे? अरे तस्य विकार से अण कर लो भैया, विकार अर्थ में तो ही होना है। तो मुदगस्य विकार तो कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा? मौदगह, कुछ नहीं करना, आदि वृद्धि आकार का लोप, मौदगह सुपह, मूंग का विकार, सूप, दाल वगैरह हो जाएगा। चलिए, और क्या कहा था कि भैया आच्छादन अर्थ भी नहीं होना चाहिए, है ना? आच्छादन भी अर्थ यदि होगा, आच्छादन पदार्थ यदि होगा उसके द्वारा गम्यमान, तो वहाँ भी मयट नहीं होगा। तो उसका भी दे रहे, क्या दे रहे? कार्पासम आच्छादनम, कार्पासम बना दिए। तो करपास, अरे कपास होता है ना जो, तो उसको संस्कृत में कह देते करपास, उसका नाम है। तो करपासस्य विकार, यही कर लेंगे ना। तो करपास का विकार क्या होता है? अरे जो चादर वगैरह बनाए जाते हैं जो करपास का, तो उसका विकार, तो चादर आदि ढकने वाला पदार्थ हो गया। अरे जिसके द्वारा ढका जाए उसको कहते हैं आच्छादन, आच्छाद्यते अनेनो तद आच्छादनम। तो ये चादर आदि मान लीजिए अर्थ गम्यमान हो रहा है उसके द्वारा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अरे मयट प्रत्यय नहीं होगा। तो मयट नहीं होगा तो क्या करेंगे? विकार अर्थ में अण कर लेंगे, सामान्य तो से विकार से अण करके कुछ नहीं करना है, आदि की वृद्धि आकार का लोप नपुंसकलिंग में की है। तो कार्पासम बराबर आच्छादनम, मतलब कपास से बना हुआ, जो करपास से बना हुआ जो आच्छादन ढका जाने वाला पदार्थ, मान लीजिए कुछ कपड़ा वगैरह है जिसके द्वारा ढका जाए, है ना, बनाते हैं ना, तो उसको कह देंगे कार्पासम। तो मयट नहीं होगा क्योंकि आच्छादन को बताया जा रहा है, तो चलो इसलिए नहीं होगा। मान लीजिए आच्छादन को नहीं बताया जाए, नहीं, ऐसे ही करपास का कुछ वो है विकार है, मान लीजिए वो बत्ती वत्ती बनाई, दिया जलाने के लिए, तो वो भी करपास का विकार है कि नहीं है? कपास से ही करपास का विकार है।
तो वहाँ पर वो तो ढकने वाला पदार्थ नहीं, तो वहाँ फिर मयट हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। आच्छादन चाहे भक्ष्य अर्थ गम्यमान होगा, भक्ष्य पदार्थ चाहे आच्छादन पदार्थ गम्यमान होगा तभी नहीं होगा, वरना तो मयट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आया कि नहीं। तब तो कार्पासमयम बना सकते हैं नो, वरना यदि आच्छादन हो तभी नहीं होगा। तो चलो कार्पासम आच्छादनम समझ में आया, यही कर दी। और भाषायाम कहे थे मतलब भाषा में ही होगा, लोक में होगा, वेद में नहीं होगा। जैसे खदीर का बना हुआ युप खंभा है ना, खदीर से विकार युप, खदीर एक लकड़ी विशेष है उससे बना हुआ युप खंभा, तो वहाँ पर चूँकि वैदिक प्रयोग है तो वहाँ पर मयट नहीं होगा, अण करके खादीरह यूप, ये आचार्यों ने प्रत्युदाहरण दिया है। किसका? भाषायाम का, कि भाषायाम किम खादीरह यूप, तो जाने रहना कि लोक में यूँ होता है, वैदिक प्रयोग में नहीं होता है, मयट नहीं होता है। तो चलिए यही तो बना लिए, सरल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मयड वैतयोर भाषायाम भक्ष्याच्छादनयोः प्रकृति मात्रात् षष्ठ्यन्तात् मयटवास्यात् विकारावयवयोः भाषायाम अभक्ष्याच्छादनयोः, यही पूरा इसका अर्थ बन जाएगा। चलो आगे चले, सरल ही था, कुछ नहीं है, ठीक है। कौन आया? नित्यम वृद्ध शरादिभ्यः, यही सूत्र तो आ गया। नित्यम इति प्रथमिक वचनांतम, चाहे स्यात् क्रिया का विशेषण मान लेंगे तो क्रिया विशेषणानाम क्लीबत्वम कर्मत्वम च होता है, तो द्वितीय एक वचनांत मान लीजिए, क्या करना है। और वृद्ध शरादिभ्यः, ये तो पंचमी का बहुवचन है ही, तो दो पद है, बन गया नित्यम वृद्ध शरादिभ्यः, है ना, 4 3 144, तो उसी के बाद का है 143 के बाद का मयड वैतयोर के, तो वही ले आना, मयड की अनुवृत्ति ले आना, है ना, मयट करने वाला सूत्र है। लेकिन वो विकल्प से करता था ना, तो ये नित्य कराने के लिए आया है। तो नित्यम कहती है ना कि भैया वृद्ध से, मतलब वृद्ध संज्ञक से, वृद्ध संज्ञा किए थे ना, तो वृद्ध संज्ञक से और सरआदि गण पठित प्रातिपदिकों से, षष्ठ्यंतों से मयट होता है। लेकिन कैसे होता है? तो नित्यम स्यात्, नित्य ही होता है। अरे वो वैकल्पिक मयट को बांधने के लिए, नित्य मयट करने के लिए आया सूत्र, लगा कि नहीं लगा। और इसमें भी वो अभक्ष्याच्छादनयोः ये सब लाना है। देखो वृत्ति लिखे तो समझ में आए, तो यहाँ इन्होंने सीधा उदाहरण दे दिया। 10 नंबर देखो क्या लिखे, वृद्ध संज्ञकात् शरादिगण पठिताच्च, दो चीज़ें, वृद्ध संज्ञक हो, और आया था ना वृत्तिर्यस्याचामादिस्तद वृद्धम यदादिनी च वहाँ नामधेयस्य वृद्ध संज्ञा वक्तव्या, ये वृद्ध संज्ञा करने वाले सूत्रवादिक सब थे ना। तो वृद्ध संज्ञक से और शरादि गण पठित, शरादि एक गण है अभी बताएंगे, उन पठित शब्दों से नित्यम मयट स्यात्, नित्य मयट होता है, नित्यम सूत्र में ही कहे थे। और किस अर्थ में होता है? तो विकारावयवयोः, विकार और अवयव अर्थ में होगा। तो जाने रहना प्राणी आदि तीनों में से किसी का वाचक होगा तो दोनों अर्थों में, वरना तो विकार अर्थ में हो जाएगा। ये तो आपको लगाना ही है सब जगह, क्योंकि उसी के अवयवेचों के बाद के वाले ही सूत्र है, ठीक। चलिए बढ़िया। और इन्होंने लिखा है अभक्ष्याच्छादनयोः, इसमें भी आता है, देख लीजिएगा। अरे उसमें देखेंगे ना अनुवृत्ति किस किस की आती है, तो टीका टिप्पणी में लिखा होगा अभक्ष्याच्छादनयोः भी आ जाएगा। चलिए और क्या लिख रहे हैं, शर दर्भ मृद कुटी तृण सोम बिल्वज इति शरादय, शरादिगण भी लिख दिए कि भैया ये शर, शर किसको कहते हैं? सरकंडा आता है ना, दर्भ मृत, मृत कहते मिट्टी को, कुटी तृण है ना, तृण घास आदि को, सोम बिल्वज, ये सब क्या है? शरादिगण पठित शब्द हैं, तो इनसे करना है और वृद्ध संज्ञक से भी करना है। तो चलो उदाहरण देखें, तो दोनों का दे दिया, एक वृद्ध संज्ञक का दिए, एक शरादिगण का एक दे दिए। आप और भी बनाइएगा। क्या दे रहे? आम्रमयम, आम्र, अरे आम्र नाम का आम का वृक्ष होता है ना, तो उसी को आम्र कहते हैं संस्कृत में। तो आम्रस्य विकारः अवयवः वा, आम्र का विकार अथवा अवयव, आया कि नहीं आया? तो अरे दोनों अर्थ में कर सकते हैं ना, क्योंकि आम्र तो वृक्ष का वाचक है, तो दोनों अर्थ कर सकते हैं। तो आम्रस्य अवयवो विकारो वा, यही लौकिक विग्रह कर लेंगे। आम्रगस और विकार और अवयव अर्थ में क्या कर लिया जाए यहाँ पर? तो वैकल्पिक मयट होने जा रहा था, प्रकृति मात्र से होता है, लेकिन ये आया कि भैया ये वृद्ध संज्ञक है। आम्र क्या है? ये
सरादी गण में तो नहीं आए, लेकिन वृद्ध संज्ञक है। कैसे वृद्ध संज्ञक है? अरे इसका आदिवच वृद्ध है ना भाई, जैसे शाला का आदिवच वृद्ध था वैसे ही आम्र का भी आदिवच वृद्ध संज्ञक है, वृद्धि संज्ञक है। तो इस समुदाय की आम्र की क्या हो जाएगी? वृद्ध संज्ञा हो जाएगी। तो वृद्ध संज्ञा हो जाएगी तो भैया नित्य मयट करना, वैकल्पिक न करके नित्य करना। तो चलो नित्य ही मयट कर ले भैया। तो क्या करना है? तो क्या बन जाएगा? अरे मयट कर लेंगे तो क्या करना है? प्रातिपदिक संज्ञा घस का लुक और मिला देना है। आदिवच की वृद्धि तो करनी नहीं है, भ संज्ञा है नहीं कि यसी तिच लगाएंगे, तो मिला देना आम्रमयम। क्या अर्थ हो जाएगा कि आम्र का आम का जो वृक्ष है उसका विकार अथवा अवयव डंठल आदि उसके हो जाएंगे, और उसका विकार मान लीजिए उसका छाल वगैरह का वो चूर्ण वगैरह बनाया जाए तो उसको भी कह देंगे, क्या दिक्कत है ना। तो आम्रस्य अवयवः विकारो वा। तो चलो आम्रमयम बन तो गया। ये वृद्ध संज्ञक का उदाहरण दे दिए। अब शरादिगण का शर लेके उदाहरण दे रहे। शरमयम, शरस्य विकारः अवयवः वा, दोनों कर लो क्योंकि हो जाएगा ना। तो अरे सरकंडा तो उसका अवयव चाहे उसका विकार, तो कर लेंगे तो शरमयम, सरल ही है। ऐसे ही शरादिगण पठित दर्भमयम, मृणमयम, मिट्टी का विकार। अरे मिट्टी है तो खाली विकार अर्थ में ही न करेंगे, ये सब चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। और प्राणी आदि तीनों में से किसी का वाचक होगा तो दोनों अर्थों में, और यदि उससे भिन्न का वाचक होगा तो विकार अर्थ में। तो मृत मिट्टी का वाचक है मृद शब्द, तो मृदः विकारः, विकार अर्थ ही करेंगे। तो मृदगस और विकार अर्थ में क्या कर लिए जाए? शरादिगण में आया है तो नित्य मयट कर ले, मयट का मय रहेगा, है ना। प्रातिपदिक संज्ञा गस का लुक मृदमय ये बन जाएगा। और द को क्या कर लिया जाए? यरुनुनासिक अनुनासिक वासे अनुनासिक कर ले, लेकिन वही प्रत्यय भाषा एवं नित्यम उसमें वार्तिक आया था कि भैया नित्य ही अनुनासिक कर देना, है ना, नित्य ही अनुनासिक आदेश करना, क्योंकि ये अनुनासिक तो विकल्प से कर रहा था, लेकिन प्रत्यय भाषा एवं नित्यम कहा था ना, वहाँ पर चिन्मयम ये बनाए थे। तो मय प्रत्यय परे रहते, भाषा मतलब प्रत्यय परे रहते क्या होता है? नित्य ही अनुनासिक हो जाता है। तो जैसे नित्य ही अनुनासिक आदेश कर देंगे, है ना, तो क्या बन जाएगा? मृणमयम, यही तो मृद का मृणमयम, तो यही तो बन जाएगा, है ना, मृणमयम। ठीक है, तो चलो तो ध्यान रखिएगा, मृणमयम ये रूप बन जाता। नहीं कहते मृणमय घटः कि मिट्टी से बना हुआ घट, घड़ा, है ना, पात्र आदि कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे देख लेना शरादिगण में ये सब बन जाएगा। बना कि नहीं बना? तो चलो आम्रमयम शरमयम। फिर क्या आया? गोश्च पूरिशे, गो हो कहाँ बन जाएगा? अरे गो का गो पंचमी षष्ठी दोनों में बनता है ना, तो गो हो कर लीजिए। अरे गो शब्द से करना है तो वही कर लीजिए। गो हो इति पंचम एकवचनांतम और च इति अव्ययम पूरिशे इति सप्तम एकवचनांतम। क्या अर्थ हो जाएगा कि गो शब्द से, है ना, एक नंबर क्या लिख दिए भाई? मयट इति वर्तते, मयट की अनुवृत्ति आएगी। यही कह रहे कि भैया गो प्रातिपदिक से, गो षष्ठ्यंत प्रातिपदिक से क्या होता है? मयट प्रत्यय होता है। आया कि नहीं आया? क्या होता है? षष्ठ्यंत गो प्रातिपदिक से मयट प्रत्यय होता है। ठीक है ना। तो कब होता है लेकिन? तो कहा पुरी से, पुरुष अर्थ गम्यमान होने पर मयट प्रत्यय करके क्या होना चाहिए? पुरुष किसको कहते हैं? मल को, है ना, मल को। और गोबर, गाय का जो मल होता है, गोबर होता है, वो अर्थ यदि पुरुष अर्थ गम्यमान होगा तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। गोश्च पुरुष से लगा कि नहीं लगा? षष्ठ्यंतात गो प्रातिपदिकात मयट स्यात्, यही तो कर लेंगे। तो करो, क्या किया जाएगा? अब ये विकार अर्थ में होगा कि अवयव अर्थ में होगा, ये देखना पड़ेगा ना। देखो इन्होंने रूप तो बना दी, गो हो पुरुषम गोमयम, गाय का जो पुरुष मल गोमयम, तो क्या है? गोगस से मयट कर लेंगे तो गोमयम रूप तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बन ही जाएगा। कुछ तो नहीं करना, बस मिला देना है। तो गोमयम, तो गोमय के द्वारा क्या बताया जा रहा है? गोबर को बताया जाता है ना। तो पुरुष अर्थ गम्यमान है इसीलिए हुआ। यदि पुरुष अर्थ मल अर्थ गम्यमान नहीं होगा तो फिर मयट गोस प्रातिपदिक से नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बना नहीं बना? तो गोमयम मतलब गोबर, यही ना अर्थ होता है। तो ये बना लिए। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान विचार करिए। भैया ये जो आप मयट प्रत्यय किए,
है ना, तो पूरा जो गोमय बनेगा उससे तो पूरी शर्त गम्यमान होगा। लेकिन ये गो षष्ठ्यंत प्रातिपदिक से आप प्रत्यय किस अर्थ में किए, है ना, अवयव अर्थ में कि विकार अर्थ में, कि गाय का विकार कि गाय का अवयव। तो देखो ये जो पूरी शर्त गोबर जो होता है वो गाय का अवयव भी नहीं होता है कि नहीं है, गाय का, और वो जो मल होता है वो अवयव थोड़ी ना होता है किसी का, है ना, तो गाय का अवयव भी नहीं है और वो गाय का विकार भी नहीं है। अरे गाय का कहाँ विकार है, वो गाय का थोड़ी ना वो मल विकार है। गाय ने जो अन्न खाया था, गाय के द्वारा भुक्त जो अन्न है, उस अन्न का वो विकार है, गाय का विकार नहीं है। अरे गाय से नहीं ना बना है, गाय ने जो खाया था अन्न उसका वो विकार कहलाता है, गाय का विकार नहीं है। तो यहाँ पर आप प्रत्यय मयट करेंगे किस अर्थ में, विकार की अवयव, क्योंकि पूरी शर्त तो गोमय के द्वारा बताना है, तो मयट प्रत्यय आप अवयव अर्थ में करेंगे तो वो पूरी तो गाय का अवयव भी नहीं होता है, वो भी नहीं होता है। आया कि नहीं आया? तो वही देखो, वही टिप्पणी 1 नंबर में दिए थे ना, वहीं आगे लिखा है, देखिए मयट इति वर्तते तो हो गया। फिर क्या लिख रहे, पुरीशम न विकार नापि अवयव, यही तो लिख रहे कि ये जो पुरुष है ना, गोबर जो है वो गाय का न विकार है और न अवयव है। लगा कि नहीं, अवयव तो नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, आज पैर आदि की तरह मल थोड़ी ना अवयव है, नहीं होता है। और विकार भी नहीं है, विकार को भ्रांति मत पालेगा, विकार भी नहीं होता है, वो तो अन्न का विकार है, गाय का विकार नहीं है। न विकार नापि अवयव इति संबंधित्वम तु अव्याहतम, अरे वो गाय का संबंधी जरूर है, अरे गाय से निकला है तो गाय का संबंधी, संबंध जरूर उसका गाय के साथ है, उसका कोई व्याघात नहीं होगा, अव्याहत है मतलब बना हुआ है। तो अब ये तो है लेकिन प्रत्यय कौन अर्थ में करें, तो ध्यान रखिएगा। सब आचार्यों ने यहाँ पर गोष्ठ पुरुष में कहा है कि यहाँ पर तस्येदम, इदम अर्थ में ही करना है। किस अर्थ में, इदम तस्येदम, इस अर्थ में ही करना है कि गाय का यह, गाय का संबंधी यह पदार्थ गोमयी गोबर, आया कि नहीं, तो तस्येदम इस अर्थ में ही यहाँ पर मयट करना है गोष्ठ पुरी से, इसके द्वारा ध्यान रखिएगा। अवयव चाहे विकार अर्थ में नहीं करना है। लौकिक विग्रह बोलो तो ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे, गो हो इदम, गाय का यह, तो गाय का पदार्थ तो गाय से निकला है तो गाय का संबंधी तो है ही ना, वही तो कहते संबंधित्वम तु अव्याहतम, तो संबंधी अर्थ में इदम अर्थ में ही करेंगे। गो हो इदम, जैसे तस्येदम में करे थे ना हम लोग, अरे उपगो हो इदम कि तो वैसे ही यहाँ पर कर लेना, मयट करना है, तो गो हो इदम, गाय के संबंधी यह गोबर, तो उसका संबंधी तो है ही, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, गोगस्य इदम अर्थ में क्या कर लेंगे, गोष्ठ पुरी से पूरी शर्त चूंकि गम्यमान हो रहा है गोबर अर्थ, तो मयट कर लेंगे, इदम अर्थ में करेंगे। किस अर्थ में, इदम अर्थ में। तो चलो क्या कर लिया जाए भैया, मयट कर लेंगे तो गस का लुक कर देंगे, और क्या करना, मिला देना है, और कुछ तो होना है नहीं, है ना, और ईद है नहीं तो आदि अच को वृद्धि होनी नहीं है, भसंज्ञा है नहीं तो लोभ भोग की कोई चर्चा ही नहीं है। तो चलो गोमयम, यही तो बना लिया, किसको कहते, गोबर को। तो गाय का यह, यही विग्रह करेंगे, गाय का विकार अवयव मत जोड़ दीजिएगा, चला आ रहा है। तो अब आपको एक प्रश्न होगा कि जब इदम अर्थ में ही इसको करना था, विकार अवयव अर्थ में करना नहीं है, तो इस सूत्र को यहाँ क्यों पढ़ा। इस प्रकरण में, इस तस्य विकार के प्रसंग में इसको पढ़ने का क्या औचित्य है, इसको तो तस्येदम के बाद होना चाहिए। प्रश्न होगा कि नहीं होगा, इसको कहाँ होना चाहिए, तस्येदम के बाद पढ़ना चाहिए, इदम अर्थ में ही जब करना था तो, कि भैया गो से, गो षष्ठ्यंत से इदम अर्थ में मयट होता है पूरी शर्त गम्यमान होने पर, वहीं पढ़ देते। विकार प्रकरण में इसको पढ़ने का क्या औचित्य है विकारार्थक में, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा। इसका उत्तर आचार्यों ने दिया है ना, क्या उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर है, ध्यान रखिएगा कि भैया ये गोमय जो है, गोबर जो है, वो गाय का यद्यपि विकार नहीं है, मानते हैं हम, गाय के द्वारा भुक्त खाया गया जो क्या है, अन्न है, उसी का विकार है, लेकिन गाय का विकार नहीं है, लेकिन वो जो विकारत्व, जो अन्न का विकार है, उसका हम इसमें आरोप करके, है ना, गाय का विकार मान करके हम इस विकारार्थक प्रकरण में इसको पढ़ रहे हैं। आया कि नहीं आया, अन्न विकारत्वम गो विकारे आरोप्य, है ना, देख लीजिएगा पंक्ति वहाँ टीका टिप्पणियों में लिखी है ना, बालमंड माता तो बोधी नहीं देखेंगे ना,
चाहे उधर वस्तु का ये समाधान नागेश का ही है कि वो यद्यपि है तो गोभुक्त अन्न का विकार, लेकिन उसका यहाँ पर गाय के विकार में आरोप करके हम विकारार्थक प्रकरण में यहाँ पढ़ दिए हैं, ये वहाँ उसका वो बताया है ना, यहाँ का प्रासंगिकत्व सिद्ध किए हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाने रहिएगा करना है तस्य इदम इसी और इदम अर्थ में ही करना है। बन गया गोश्च पूरी से। अच्छा मान लीजिए पूरी से अर्थ गो और गम्यमान नहीं होगा, है कि नहीं है? पूरी से अर्थ मान लीजिए गोबर अर्थ गम्य, मल अर्थ गम्यमान नहीं होगा, तब क्या होगा? तो फिर आगे सूत्र आ रहा है, क्या आ रहा है? गोपयसोर यत, यही आ रहा, देख लिया जाए भैया। गोपयसोर यत, दो पद है, गोपयसो हो इति षष्ठी द्विवचनांतम, और ओस लगाए है ना तो षष्ठी, लेकिन वो भी पंचम में अर्थ है, षष्ठी माननी पड़ेगी क्योंकि इससे हमको प्रत्यय करना है ना, जो भी प्रत्यय करना है तो पंचमी, तो पंचम में अर्थ है षष्ठी। तो चलो गोपयसो इति षष्ठी द्विवचनांतम यदि प्रथमिक वचनांतम, तो गो शब्द से और पयस प्रातिपदिक से, गो प्रातिपदिक और पयस प्रातिपदिक दोनों से क्या करना? यत प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? विकार, चाहे अवयव अर्थ में। अरे यहाँ तो विकार अवयव हो लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यत प्रत्यय करने वाला सूत्र आ गया, ठीक है ना। तो गो से करना है तो करो भैया। गो हो अवयव विकार वा, गाय का अवयव चाहे विकार। अरे गाय तो चूंकि प्राणीवाचक शब्द हो गया ना गो शब्द, तो इसलिए दोनों विग्रह कर सकते हैं। तो गो हो विकार अवयव वा, गाय का विकार चाहे अवयव, गाय का अवयव उसके हाथ और उसके पैर, पूंछ, गला वगैरह, सींग, ये सब गाय के क्या है? अवयव है ना। तो गो हो अवयव अथवा गो हो विकार, गाय का विकार क्या? दूध आदि जो होता है तो गाय का विकार है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, है ना, इस अर्थ में, चाहे विकार अर्थ में चाहे अवयव अर्थ में हम क्या कर लेंगे? यत प्रत्यय कर लेंगे। तो कर लो गो घस, और विकार चाहे अवयव अर्थ में यत कर लो, यत का य रहेगा। क्या करना है? प्रातिपदिक संज्ञा और घस का लुक, गो य बन गया, और यकार आदि प्रत्यय पर में है तो मान तो ये प्रत्यय से वो को अवादेश कर ही दोगे, वृद्धि तो होनी नहीं थी, तो अवादेश करके गव्यम, यही तो बना दिए गव्यम, है ना। किसको कह देंगे? तो गव्यम, गाय का अवयव जो होगा उसके पैर आदि, तो उसको भी गव्यम कह सकते हैं कि गाय का विकार है गव्यम, है ना, गाय का पैर, चाहे गाय का विकार, दूध दही आदि को भी कह देंगे कि भाई ये गव्य पदार्थ है, मतलब गाय का विकार है, तो ऐसे भी कह देंगे तो हो जाएगा। लगा नहीं लगा? यही तो बना दिए, ठीक। फिर क्या कहे? पयस से भी कर रहा था ना। पयस किसको कहते हैं? दूध को कहते हैं। तो दूध का पयस शब्द है तो कर लो उससे। तो इससे तो दोनों अर्थों में नहीं होगा क्योंकि ये प्राणीवाचक, वृक्षवाचक, औषधिवाचक नहीं है। तो पयस विकार, यही तो कर लो, खाली विकार अर्थ में ही कर लो। क्या करना है? पयस विकार, दूध का विकार आया कि नहीं? कि दूध का विकार, दूध का विकार क्या होता है? दही होता है, तो दही आदि का नाम हो जाएगा। चाहे कोई मिठाई आदि है जो दूध की बनी हुई है, खीर आदि है, तो उसको भी कह देंगे। तो क्या कर लेंगे? पयस विकार, तो पयस घस, और विकार अर्थ में क्या कर लिया जाए? इसी से यत कर लिया जाए, यत का यह रहेगा प्रातिपदिक संज्ञा, और घस का लुक कर ले। ईद है नहीं, आदि को वृद्धि होनी नहीं है। भ संज्ञा तो है, यत प्रत्यय पर है, लेकिन अकार नहीं न है, न इधर है न गो में था, अकारिका नहीं है, तो यस्य तिच भी नहीं लगेगा। तो क्या करना है? मिला देना पयस्य, और नपुंसकलिंग में पयस्यम, पय का विकार, पयस्यम दधी, दूध का विकार आया कि नहीं आया? तो उसका नाम हो जाएगा, बन गया। तो यही तो कर लिए भैया, गो पयसोर यत। लिखे कुछ 2 नंबर क्या लिख दिए? ये तयोः इति अनुवृत्त्या विकारावयवयोः अयम विधीयते मयटम बाधितुम इति भावः। आया कि नहीं आया? मयट को बांधने के लिए ये यत प्रत्यय किया गया है। आया कि नहीं आया? किस अर्थ में? विकार और अवयव अर्थ में। तो गो से तो आएगा तो दोनों अर्थों में आ सकता है, पयस से आएगा तो विकार अर्थ में आएगा। क्या करना है? तो चलिए मयट को बांधने के लिए कह रहे हैं। अरे मयट को बांधने के लिए कह रहे हैं तो ध्यान दीजिए, वो मयट जो कौन सा मयट? अरे वो वृद्ध सरादिभ्य वाला तो प्राप्त ही नहीं है। अरे न गो पयस न वृद्ध है, न सरादिगण में आए हैं। वो वाला वैकल्पिक जो मयट था, मयट वैतयोर, उसको बांधने के लिए कह रहे हैं। तो उसको कैसे बांधेंगे? अरे उसके प्रसंग में तो बताए थे ना कि भाई कोई भी अपवाद आएगा तो भी वहाँ पर पक्ष में मयट हो जाएगा, इसी के लिए तो वहाँ ये तय हो रखे थे। तो कैसे मयट का बात करेगा? तो ध्यान रखिएगा एक बात कि भैया ये कोई प्रश्न यहाँ पर बात है क्या
कि एक सूत्र वार्तिक हम लोग पहले पढ़े थे, गोरजादि प्रसंगे यत, उधर साधारण प्रत्यय के जब देख रहे थे तो वहाँ बताए थे क्या कि गोरजादि प्रसंगे यत, कि गो शब्द से यत प्रत्यय करना आजादी के प्रसंग में, है ना, प्रागदिव्यतीय अर्थ में कहा था कि नहीं कहा था। तो यत प्रत्यय उससे हो ही जाता है, गो शब्द से क्या करना था, तो फिर यत कर रहा है तो वो मयट को बांधने के लिए कर रहा है, विशेष न, वरना तो यत हो ही जाता। अरे मयट जब नहीं होता तो वो यत कर देता, कर लेता, तो गव्यम बन ही जाता, वहाँ बनाए भी थे। तो ध्यान रखिएगा, मयट को बांधने के लिए किया गया है, तो वैकल्पिक मयट का ही अपवाद बन जाएगा, तो यहाँ पर नहीं होगा। लग गया कि नहीं लग गया, तो मयट नहीं होगा तो चलो गव्यम ही बन जाएगा, और पयस्यम में कोई दिक्कत ही नहीं है, बन जाएगा। चलिए, तो ये बन गया बाबू आपका इति विकारार्थक। हाँ, विकारार्थक प्रत्ययों का यहाँ पर क्या कर दिए, निरूपण कर दिए। विकार अर्थ में प्रत्यय किए गए, साथ साथ में अवयव अर्थ में भी किया गया, अवयव च प्राणी औषधि वृक्षेभ्यः, है ना। तो चलो, प्राणीवाचक, औषधिवाचक, चाहे वृक्ष का वाचक होगा तो विकार अवयव दोनों अर्थों में हो जाएगा। ये किससे, अरे अवयव च प्राणी औषधि वृक्षेभ्यः से, और उसके आगे आने वाले सूत्र 5 समाप्ति तक उनके द्वारा, है ना, पूर्व वाले सूत्रों में नहीं जाता है वो। चलिए, और यदि उस तीनों से भिन्न होगा तो विकारार्थ में हो जाएगा। तो चलिए, विकारार्थक प्रकरण का एक निरूपण हो गया। इति प्राग्दिव्यतीय, इसी के साथ प्राग्दिव्यतीय प्रकरण भी परिसमाप्त हुआ। प्राग्दिव्यतीय कहाँ, प्राग्दिव्य तो अण से चालू किए थे ना, अण का अधिकार चला था कि भैया यहाँ से ये प्राग्दिव्यतीय कहे थे ना, तो कहाँ तक, तेन दिव्यति खनति जयति जितम, जो आ रहा है 4-4-2 का सूत्र है, देखो अगले प्रकरण में है ही 4-4-2, तो उसके पहले तक प्राग्दिव्यतीय अर्थ थे। तो ये सब प्राग्दिव्यतीय अर्थ कहलाते। कौन, अपत्य से लेकर के विकार अर्थ पर्यंत, विकारार्थक, विकारार्थ अपत्य से लेकर के विकार पर्यंत जितने भी अर्थ आए है कि नहीं है, वो सब क्या कहलाते हैं, प्राग्दिव्यतीय अर्थ कहलाते हैं। तो उनका भी अब पूरे की परिसमाप्ति हो गई। क्या हो गए, पूरे प्राग्दिव्यतीय प्रकरण की परिसमाप्ति यहाँ तक हो गई। ये सब प्राग्दिव्यतीय अर्थ में ही हुए। तो चलो, तो ये सब कर लिए, लगा कि नहीं लगा। अच्छा, सिद्धांत कौमुदी वगैरह देखोगे ना, तो वहाँ पर क्या किया है, ये जो यहाँ विकारार्थक प्रकरण का नाम दिया ना, इस प्रकरण को प्राग्दिव्यतीय प्रकरण कह दिए। क्या कह दिए, प्राग्दिव्यतीय प्रकरण लिख दिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको केवल प्राग्दिव्यतीय कहना उचित नहीं है, क्योंकि प्राग्दिव्यतीय तो वो अपत्य अधिकार वाला भी तो है, रक्ताद्यर्थक भी है, तो से अर्थ में जो हुए वो भी तो है, चतुर्थी वाले भी तो प्राग्दिव्यतीय ही है, तो वो सब प्राग्दिव्यतीय है ना। केवल विकारार्थक प्रकरण का नाम प्राग्दिव्यतीय रखना तो उचित नहीं प्रतीत होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये विकारार्थक प्रकरण ही है, और इति प्राग्दिव्यतीय कहेंगे तो वो पूरा अपत्य से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा विकारार्थक तक जितना आया वो सब प्राग्दिव्यतीय है, तो उसकी परिसमाप्ति हुई। ठीक है ना। तो अब प्राग्दिव्य तो अण का अधिकार यहाँ तक आएगा, बन गया। लगी न पंक्ति, इति विकारार्थाः प्राग्दिव्यतीयाः, इति इसमें भी जोड़ देना। चलो, फिर क्या आया, अथ ठग अधिकार। अब ठग का अधिकार यहाँ से चलेगा, प्राग्दिव्य तो अण का अधिकार खत्म हो गया, अब ठग का अधिकार चलेगा, प्राग वहते ठग। तो चलिए, अब अगले पाठ में देखेंगे। अब यहाँ पाठ रखा जाए, इतना लगा लीजिए, और नहीं समझ में आए तो बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, सरल है। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।